कठुआ में ड्रोन से हथियार गिराने का मामला, आरोपी को लेकर सप्राल पाई पहुंची एनआईए। कश्मीर में शीतलहर, लेह में शरीर जमा देने वाली ठंड, पारा -8 के पार। चुनाव नतीजों से इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर उठे सवाल, अपने ही कर रहे हैं कांग्रेस की आलोचना। और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, एनडीए के सांसदों ने पीएम का तालियां बजाकर किया स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की खबरों के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हीरानगर सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में आरोपी जाकिर हुसैन के साथ करीब 1.5 घंटे तक सीमावर्ती ग्राम सप्राल पाई का इलाका खंगाला। जांच के बाद एनआईए की टीम जाकिर को लेकर जम्मू लौट गई। आपको बता दें कि जाकिर को पिछले माह 22 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में गिरफ्तार 8वां आरोपी है। बता दें कि कुछ वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में सीमा पार से ड्रोन से हथियार आदि गिराने के कई प्रयास किए गए हैं। इस संदर्भ में राजबाग पुलिस थाने में दर्ज मामले की जांच एनआईए कर रही है। पिछले 1.5 साल में एनआईए आधा दर्जन से अधिक बार सीमावर्ती इलाकों में आरोपियों को लेकर पूछताछ कर चुकी है। एनआईए मामले में अब तक 8 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। करीब 1.5 हफ्ते पहले 8वें आरोपी जाकिर हुसैन उर्फ सोनू को पकड़ा गया था। एनआईए अनुसार आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर सज्जाद गुल के निर्देश पर काम करते थे। आरोपी ड्रोन के जरिए गिराए हथियारों को कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों तक पहुंचाने में शामिल थे। इन हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कराने के लिए किया जा रहा था। 29 मई 2022 को सुरक्षा बलों ने कठुआ के राजबाग पुलिस चौकी के डली इलाके में आईबी पर एक ड्रोन को मार गिराया था। वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। पुलिस ने 29 मई को राजबाग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। 30 जुलाई को केस एनआईए को सौंप दिया गया था। 29 मई को कठुआ जिले के थाने राजबाग के तल्ली हरिया चक क्षेत्र में पुलिस ने एक ड्रोन को सीमा पार से आते देखा और उस पर गोली चलाई। ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन के साथ एक पेलोड जुड़ा था। इससे 7 मैग्नेटिक बम और 7 यूबीजीएल ग्रेनेड बरामद किए गए थे। बात करें अगर अब प्रदेश के मौसम की, तो दिसंबर के आगे बढ़ने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। दिन में मौसम साफ रहने के बाद खासतौर पर रात में सर्दी का असर बढ़ जाता है। लेह में ठंड के बीच रात का न्यूनतम पारा -8.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कश्मीर में शीतलहर के साथ विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम में बीती रात का न्यूनतम तापमान -2.4 और गुलमर्ग में -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच 3 दिन बंद जिला राजौरी और पुंछ को शोपियन से जोड़ने वाला मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 7 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम लगभग साफ रहेगा। प्रदेश के वाहनों के लिए आवाजाही के लिए लगभग सभी मार्ग से बर्फ को हटा दिया गया है। राजधानी श्रीनगर समेत कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रविवार को मौसम साफ रहा और श्रीनगर में बीती रात का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई और दिन भर धूप खिली रही। यहां दिन का अधिकतम तापमान 24.9 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संभाग के बनिहाल में न्यूनतम तापमान 5.8, बटोत में 4.7, कटरा में 9.0, भद्रवाह में 2.0 और कठुआ में 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें अगर अब देश की खबर की, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों से विपक्षी दल के इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगा है। गठबंधन के कई घटक दलों ने अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। साथ ही ये जताने और बताने की भी कोशिश की है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। 3 राज्यों में मिली हार से खुद कांग्रेस का कद भी घटेगा और गठबंधन में उसकी आधार दल की स्थिति को भी चुनौती मिलेगी।
गठबंधन के प्रबल समर्थक और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला चुकी शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा होता तो मध्य प्रदेश का नतीजा अलग होता। कांग्रेस को सहयोगियों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना चाहिए और याद दिलाया कि कमलनाथ ने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ सीटें साझा करने का विरोध किया था। शिवसेना कांग्रेस के इस टकराव का हवाला देते हुए शिवसेना की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से घटक दलों के प्रति उदार नजरिया अपनाने को भी उसने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए कि भाजपा से सीधे मुकाबले में उसे कमी कहां रह गई। भाजपा के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन के सूत्रधारों में से एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता केसी त्यागी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन की नहीं कांग्रेस की हार है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री और माकपा नेता पी विजयन कांग्रेस के प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही सोच लिया कि वह जीत चुके हैं और उसे हराया नहीं जा सकता। यही सोच उनके पतन का कारण बना। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने तो कांग्रेस को नसीहत ही दे डाली। झा ने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि भाजपा की आत्म केंद्रित राजनीति का मुकाबला करने के लिए सामूहिकता जरूरी थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने स्वीकार किया है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब गेंद कांग्रेस के पल्ले में है। उसे ये महसूस करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के अहंकार का मुकाबला अहंकार से नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि 3 राज्यों के नतीजे भाजपा की जीत से ज्यादा कांग्रेस की विफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में घोष ने कहा कि टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जो भाजपा को पराजित कर सकती है। बात करें अब अंतिम खबर की, तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच आज शीत सत्र का पहला दिन शुरू हो चुका है। इस मौके पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत पाकर 163 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं राजस्थान में भाजपा को 115 सीटों पर जीत मिली। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा 64 सीटें जीतकर सत्ता कब्जाने में सफल रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को 64 सीटों पर जीत मिली है। मिजोरम चुनाव 2023 के लिए आज मतगणना शुरू हो गई है। सत्र के शुरू होते ही एनडीए के सांसदों ने पीएम मोदी का तालियों बजाकर जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा मोदी की मौजूदगी में लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए। इस सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो ये विपक्ष में बैठे हुए साथियों के लिए सुनहरा अवसर है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय से सीखकर पिछले 9 सालों में चलाई गई नकारात्मकता की प्रवक्ता को छोड़कर इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रभाव में विपक्षियों के साथ विचार विमर्श करता हूं। लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए विकसित भारत की नींव और अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर आए। सदन में जो बिल रखी जाए उन पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए, क्योंकि जब कोई सांसद सुझाव रखता है तो वह जमीनी हकीकत से जुड़ा होता है। सांसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि सर्दी बहुत धीमी गति से आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। परिणाम बहुत ही उत्साहजनक है, खासकर उन लोगों के लिए उत्साहजनक है जो देश के आम लोगों के कल्याण और देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।